आपके रीट में कृषि टॉपिक है और होना भी क्यों नहीं चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का 54.6 यानी कि आप ये मान के चलो कि 55% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। प्रत्यक्ष, बल्कि आप खुद सोचिए, कृषि आधारित उद्योग जो है वो भी तो कृषि पर निर्भर है। मतलब अगर कृषि ना हो तो चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, आप खुद सोचिए, भारत का सबसे बड़ा निर्यात सूती वस्त्र उद्योग। तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4%। ये डाटा में कुछ चेंजेज हो सकता है, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये कब का ले रखा है। वैसे मैं न्यू इकोनॉमिक्स रिव्यू से एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि नए डाटा आज क्या है। भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। भारत में वाणिज्यिक कृषि कम और जीवन निर्वाह के लिए ज़्यादा। एक्चुअली में जब WTO कृषि उत्पादों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध को ख़त्म करना चाहता है तब भारत इससे सहमत नहीं है, क्योंकि भारतीय कृषि जो है अमेरिकी यानी कि पश्चिमी देशों की वाणिज्यिक कृषि से मुकाबला नहीं कर सकती। भारत में तो कृषि जीवन प्रणाली है और वहाँ कृषि उनका एक उद्योग है, जिसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीकी के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। मतलब उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और सरस्वती सिंधु सभ्यता से होता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि सभ्यता, जैसे आपको कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान। वैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत मेहरानगढ़ में सबसे प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। मेहरगढ़, नॉट मेहरानगढ़, बलूचिस्तान में है। इस कृषि कार्य पर समय, काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप और विविध आयाम में परिवर्तन होता रहा है। इस कारण भारतीय कृषि के विविध स्वरूप, उनके विविध स्वरूपों को निम्न आधारों के अनुसार अपन वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट पैटर्न हम लेते हैं भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप। देखिए, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आपके जो परीक्षा में ऑप्शंस आए हैं 4 फसलों के नाम दे देंगे और पूछ देंगे कि भाई कि इनमें से कौन सी रबी की है या खरीफ की है। ये ध्यान रखना है आपको। खरीफ की फसल ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जिन आप कातीरो कहवा, कातीरो निवड़गा का हिसाब, ये शब्द यूज करते हैं। ऐसी फसलों में चावल, याद रखना, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि प्रमुख है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर रहती है, परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुवाई की जाती है। यानी अब परीक्षा में प्रश्न ये पूछ ले, मानसून पर निर्भर फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। रबी की फसल तो वही होगी जहां सिंचाई की सुविधा है, क्योंकि भारत में 80% मानसून वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिनिश हो जाता है। भारत की 80% वर्षा
ठीक है ना, जुलाई अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो जाती है। रबी ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसे उनाड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनाड़ू। उनाड़ी निवड़गा कहीं। ऐसी फसलों में गेहूं, चना, जौ, तिलन में अलसी, सरसा, जीरा, धनिया, अफीम का ध्यान रखना, इसबगोल प्रमुख फसलें हैं। इनमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों द्वारा उत्पादित होती है। ये अपना आप में प्रश्न है, मैंने बता दिया था कि भाई कि मानसून पर आधारित फसल खरीफ है और सिंचाई पर आधारित मैक्सिमम फसल रबी है। हालांकि कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि मावट रबी की फसलों को फायदेमंद करता है। जायद, इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे की फसलें। क्या बोला? सब्जियां और चारे की फसलें जो फरवरी अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है, जैसे अभी तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें। ठीक है ना, आपको तरबूज, खरबूज, काकड़ी ये शब्द याद रखना, तरबूज, खरबूज, काकड़ी। चलिए, अब भारत में कृषि विधियां के उपयोग के आधार पर, जैसे पहला खाद्यान्न फसलें। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता हो, खाद्यान्न फसलें। जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें इत्यादि प्रमुख हैं। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो, इससे मुद्रादायिनी फसलें भी कहा जाता है, यानी जिसे नकदी फसलें कहते हैं। ठीक है ना, मुद्रादायिनी। जैसे आपने गन्ना बोया तो गन्ना को तो आपको बेचना पड़ेगा, कपास बोई तो बेचनी पड़ेगी, खाओगे थोड़ी। जूट, तंबाकू, तिलन, ठीक है ना, ये फसलें। आप तेल खाते हैं, तिलन खाते हो? तेल खाते हो ना, ठीक है ना। कपड़े पहनते हो कि कपास रुई रफुम्बा गालते हो? ठीक है ना। बागानी फसलें, ऐसी फसलें जिसे विशाल बागाना में उत्पादित की जाती हो तथा पेय एवं औद्योगिक कार्य में उपयोग ली जाती हो, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले इत्यादि। ये बागानी फसलें, ठीक है ना, जो विशाल बागाना में उपजाई जाती है। कौन सी? जैसे आपके बागानी फसला में चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि। अब उद्यानिक फसलें, इनमें फल और सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, नींबू, संतरा वगैरह वगैरह उद्यानिक फसलें। तो अपने ऋतु के आधार पर पढ़ा और विधियों के आधार पर पढ़ लिया। अब हम प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे बात करते हैं गेहूं के बारे में। उत्तर भारत की प्रमुख रबी फसल, क्या बोला मैंने? उत्तर भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। समशीतोष्ण भाग यानी कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि उत्तर के मैदान जो भी है ना, आप यूं समझ लीजिए, ये समशीतोष्ण वाला एरिया ही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है ना, ये समशीतोष्ण वाला एरिया है। वैसे पंजाब और हरियाणा ही इतना गेहूं पैदा कर देता है कि पूरा भारत एक तरफ और पंजाब हरियाणा एक तरफ, जिसके लिए 100 से 250 सेंटीग्रेड, ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा आंकड़ा गलत दे दिया गया है।
मामला खराब है यहाँ। चलिए, हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोमट यानी कि मृदा के दो स्वरूप सामने। आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा का डिवाइडेशन मृदा के कणा के आकार के आधार पर होता है, ठीक है ना। जैसे ज्यों ज्यों कणा का आकार छोटा होता जाएगा, काली मृदा की तरफ हम लौट आएंगे, ठीक है ना, मृदा के कणा के आधार पर। भारत का 70% गेहूं पंजाब, हरियाणा और यूपी और अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बोया जाता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा में किया जाता है। वैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान का धान का टोकरा कहा जाता है, अन्न भंडार कहा जाता है। और एक चीज और, राजस्थान मूंग उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, राजस्थान का मूंग उत्पादन में। इसी प्रकार राजस्थान को उड़द को हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ यानी हाड़ौती और मेवाड़ में उड़द बोई जाती है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोया जाता है। तो मसूर की दाल क्या है? रबी की दाल है। वैसे चना की दाल भी रबी की दाल है, ध्यान रखना, चना की दाल भी रबी की दाल है। चलिए अब बात करते हैं भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या वाणिज्यिक फसलें। भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहाँ किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। इन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू प्रमुख है। जैसे बात गन्ने की करें तो गन्ना भारतीय मूल का पौधा और बांस वनस्पति का वंशज है। ओए, ये ध्यान रखना, बांस वनस्पति का वंशज है। ये जहां देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान, वहीं उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि गन्ना का क्षेत्रफल सर्वाधिक भारत में है। भारत विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है, ठीक है ना। गन्ने के उत्पादन के लिए उष्ण कटिबंधीय, ध्यान रखना, गन्ना उष्ण कटिबंधीय है। जितनी उष्णता रहेगी, तापमान बढ़िया रहेगा, तो गन्ने में मिठास भी ज़्यादा रहेगी। इसलिए ध्यान रखना, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु के गन्ने अपने उत्तरी भारत के गन्ने से ज़्यादा मीठे होते हैं, नदी घाटी क्षेत्र की नमी युक्त चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरी भारत, जबकि उत्पादन और पैदावार की दृष्टि से क्षेत्र तो सर्वाधिक उत्तर भारत में है, जबकि उत्पादकता दक्षिणी भारत में अधिक है। अब क्यों?
दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे उत्पादकता अधिक होती है। भाई उष्ण आर्द्र जलवायु है, ठीक है ना, तो वो गन्ने में रस की मात्रा बढ़ाती है। भारत में गन्ने की प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रमुख है। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बूंदी में पैदा किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, खांड, चीनी और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। गुड़, चीनी, खांड और अल्कोहल, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में दारू कहाँ बनती है? गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है ना, देसी दारू। हालांकि परदेशी दारू तो अलवर में बहुत ज़्यादा, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चलिए, कपास महत्वपूर्ण नकदी फसल है और कपास से बने हुए वस्त्रों का मनुस्मृति और ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। कोई बात नहीं, ये तो मनुस्मृति ऋग्वेद 15वीं शताब्दी का, जबकि कपास तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी सीडन के नाम से मिलती थी, ठीक है ना। कपास भारतीय उपमहाद्वीप का ही पौधा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से रहा है। देश की कुल कृषि भूमि में 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है और इस फसल के लिए काली मिट्टी वो चूने और पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। चूने और पोटास वाली काली मिट्टी, ध्यान रखना, ये काली, रेगूर ऐसे नाम आ सकता है, काली, ठीक है ना, रेगूर। या अगर परीक्षा में पूछे कि कपासी मृदा किसे बोलते हैं, तो भी काली, रेगूर ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। लंबे और महीन रेशे वाली कपास अमेरिकन कपास, जो कि कुल उत्पादन का 50% है। अमेरिकन कपास, जिसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उत्पादन होता है। मध्यम रेशे वाली कपास, जो कुल उत्पादन का 40% है, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और छोटे रेशे वाली कपास, जो कुल उत्पादन का 10% है, जिसे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में उगाया जाता है, जिसे देसी कपास बोलते हैं। देश में कपास उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पता है ना कि ज़्यादातर सूती वस्त्र मिलें अब महाराष्ट्र और गुजरात में ही व्यवस्थित है। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे पहले सूती मिल कहाँ पनपी? बम्बई में, ठीक है ना, क्योंकि उसके आसपास के एरिया में कपास बोई जाती थी। कपास का उत्पादन मांग से कम होने के कारण, मांग की अधिकता के कारण अमेरिका, सूडान, केनिया, मिस्र से आयात करते हैं। जैसे मिस्री कपास बहुत शानदार है। राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका काफ़ी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम तिलहन की। भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ और रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है। भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन है। मूंगफली और सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग है। यानी अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, तिलहन के नाम तो आपने खूब पढ़ लिए, पर सर्वाधिक तिलहन कौन सा है? मूंगफली और सरसों। मूंगफली ये ब्राज़ील की मूल की फसल है, यानी कि दक्षिणी अमेरिकी फसल। जाहिर सी बात है, दक्षिणी अमेरिकी फसल है तो कौन लेकर आए? पुर्तगाली। विश्व का 30% भाग भारत में ही उत्पादित किया जाता है और ये खरीफ के मौसम। अब बोई जारी होगी शायद।
देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे बड़ी तिलहन फसल कौन सी है? मूंगफली। और सेकेंड सरसों। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 45 यानी सबसे ज्यादा तेल मूंगफली का। देश में मूंगफली की 85% पैदावार यानी सर्वाधिक गुजरात में, आंध्र प्रदेश द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय, महाराष्ट्र चतुर्थ में और कर्नाटक पंचम। यानी कि सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। राजस्थान में भी चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। आजकल तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में भी बोई जाती है, क्योंकि एक्चुअली इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो गई, तो वहाँ भी मूंगफली उत्पादन क्षेत्र बढ़ रहा है। सरसों। विश्व की 70% सरसों भारत में ही उत्पादित की जाती है। ओए होए। देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से उत्पादित किया जाता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित होती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग रखने के कारण प्रथम स्थान पर है। यानी दो बातें ध्यान में रखनी। एक तो जैसे सरसों उत्तरी भारत में ज़्यादा पैदा होती है, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में। सरसों किस राज्य में सर्वाधिक पैदा होती है? राजस्थान में। राजस्थान में कितना? 41 यानी 40% से एबो। ये उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान, मध्य प्रदेश तृतीय है, गुजरात चतुर्थ है। ठीक है। पंजाब हरियाणा में भी उत्पादित होती है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। अगर अपन अन्य तिलहन फसलों के बारे में बात करें तो देखिए, इनमें अरंडी जो मशीना में स्नैक लुब्रिकेंट, बाकी ये खाद्य तेल तो है नहीं, खाने के काम तो नहीं आता, साबुन बनाने और चमड़ा शोधन में काम में ली जाती है। साबुन बनाने और चमड़ा शोधन, चमड़े को कवड़ा बनाने के लिए। अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात में और 25% राजस्थान में। तो सर्वाधिक अरंडी कहाँ? गुजरात में। देश का सोयाबीन उत्पादन का 70% मध्य प्रदेश में। सोयाबीन भी एक प्रमुख तिलहन फसल है, तो सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये याद रखोगे। 20% महाराष्ट्र और 10% भाग राजस्थान में पैदा किया जाता है। अब अगर बात हम करें कि भाई कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, तो हमने क्या बात की? रोजगार के साधन की बात करें तो देखिए कि कृषि भारत में 55.6% यानी लगभग 56% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है। ठीक है। अगर आप यूं सोच लीजिए कि मानसून कमजोर हो जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ जाए, चूंकि हमारी यहाँ 56% जनसंख्या डायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि सहायक कारखां जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति भी करता है, जो अप्रत्यक्ष आजीविका का स्रोत है। अब कृषि है तो ही पशुपालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली को दाना खिलाने के, आप कुक्कुट फार्म लगा सकते हैं, और तो और चीनी मिलें, कपास, सूती वस्त्र उद्योग टोटल कृषि पर निर्भर है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्ति रोजगार कृषि सेक्टर से प्राप्त करते हैं। जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भारत की जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद में हम कृषि क्षेत्र के योगदान के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, पर धीरे धीरे द्वितीयक सेक्टर यानी उद्योग सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ने की वजह से वर्तमान में सर्वाधिक सर्विस सेक्टर का योगदान हो गया है। कृषि सेक्टर का योगदान घटकर 15% के आसपास आ गया है।
ठीक है ना। ये एक विडंबना है कि सर्वाधिक जनसंख्या नियोजित होने के बावजूद जीडीपी में सबसे कम योगदान कृषि सेक्टर का है। ये चीज़ भी सोचने योग्य है। दूसरा, विदेशी व्यापार में योगदान। जैसे वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.7% योगदान रखता है। यानी कि कृषि निर्यात के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल जितने भी विश्व में निर्यात होते हैं उसका 2.07% भारत का योगदान है। भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। भारत के कुल निर्यात का 4था बड़ा सेक्टर है। यानी कृषि उत्पादों के निर्यात में 10वां बड़ा देश है और कुल निर्यात भारत से जितना भी निर्यात होता है उनमें 4था बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, फल, बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पाद है। अन्य कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन आदि उत्पाद भी इसमें सम्मिलित हैं, जबकि आयात में खाद्यान्न सम्मिलित किया जाता है। आयात एक्चुअली में यूँ देख लीजिए कि हम थोड़े से दलहन और थोड़े से तिलहन मंगवाते हैं। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। अब आप खुद सोचिए एक सेकंड के लिए कि कृषि किन उद्योगों का कच्चा माल, कपड़ा उद्योग, यस, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, मसाला उद्योग को कच्चा माल कृषि फसलों से तो मिलता है। तो उद्योगों का एक आधार के रूप में कार्य करती है कृषि। फिर औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। अब समझिए, गुड, सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ा उपभोक्ता, जैसे 57% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि भारत के 56% उपभोक्ता अपनी आय अर्जित कृषि से कर रहे हैं। तो अगर कृषि नहीं हो तो वो उद्योगों द्वारा उत्पादित माल का उपभोग कर पाएंगे? नहीं। भले ही सर्विस सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर कृषि से बड़ा हो, पर जिस साल कृषि पिछड़ जाती है ना, उस साल ये दोनों सेक्टर भी गिर जाते हैं। चलिए, भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती, जो कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित यंत्र जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण, खाद, कीटनाशकों के लिए ये क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है। भारतीय कृषि का आंकलन करें तो हम पाएंगे कि जहाँ कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, वहीं रोजगार और आय का सृजन का बड़ा साधन है। परंतु कृषि मानसून की निर्भरता और फिर मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता, बाढ़ और सूखे की विभीषिका के कारण उत्पादन कम होता है। यदि भारत में कृषि का विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप और उत्पादन का जीवन निर्वाह प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा। साथ ही कृषकों में अशिक्षा, गरीबी और ऋणग्रस्तता, यह तो शब्द ध्यान रखना, दूर करनी होगी। तभी भारतीय कृषि और कृषकों का विकास होगा। अब देखिए, पहला इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो आपको पता ही है जनसंख्या कितनी निर्भर है। और फिर भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर 3 भाग आपको पता है, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। भारत के आदिवासी क्षेत्र में जहाँ जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है, वो स्थानांतरित कृषि। अब आपका सवाल एक्चुअली ये पूछा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषियों के नाम आपको बताने हैं, याद भी रखने। औद्योगिक फसलें, जिसे मुद्रादायनी फसलें, नकदी फसलें, जो उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। हरित क्रांति के प्रभाव से गेहूं की फसल के उत्पादन में, उत्पादकता में और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। सिंचाई जानते हैं आप कि मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है। शब्द क्या है? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से जल प्रदान करोगे तो सिंचाई। वर्षा के द्वारा अगर जल प्रदान होता है तो सिंचाई नहीं है। और 3 फसलें चावल की, मक्का के बारे में ठीक है। और दक्षिणी भारत की उष्ण आर्द्र जलवायु गन्ने की उत्पादकता के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और भारत में सर्वाधिक कपास जो है 50% है अमेरिकन कपास की, जिसे हम भारत राजस्थान में क्या बोलते हैं? नरमा। क्या बोलते हैं?
नरमा। चलिए, राजस्थान देश के 41% सरसा राजस्थान में उत्पादित की जाती है। दैट्स ऑल। ये कृषि सेक्टर पूरा है। अपन अगला पार्ट करेंगे 10वीं का नेक्स्ट वॉल्यूम में। धन्यवाद।